सबसे पहले हमें जो है सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो आपको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो आपको ठीक ही इसका क्या मान लेना है, विपरीत मान लेना है, विरोध में मान लेना है। क्या मान लेना है आपको, परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत होता है, ठीक है। तो हम लोग मान लिए कि √2 एक परिमेय संख्या है, तो √2 बराबर p बटा में q। तो अब आपको करना क्या है कि ई वाला रूट इसका है ना, ये रूट आपको हटाना है और कुछ नहीं करना। तो रूट हटाने के लिए आप क्या कर सकते हैं बताइए। तो ये एक प्रकार का समीकरण है, जब बराबर का चिन्ह बीच में हो जाता है तो उस समीकरण बन जाता है, ठीक है। तो अगर हम लोग कोई समीकरण के दोनों पक्ष में LHS और RHS में कोई भी काम करते हैं बराबर, तो कोई परिवर्तन नहीं होता है समीकरण में। तो इसलिए हम लोग क्या किए कि दोनों तरफ वर्ग कर दिए। तो दोनों तरफ वर्ग कर दिए तो वर्ग का निशान लगा दिए, स्क्वायर चढ़ा दिए, इधर भी स्क्वायर। तब देखिए आप लोग पहले पढ़े होंगे कि स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो स्क्वायर से रूट कट गया तो यहाँ पर 2 हो गया। यहाँ पर देखिए स्क्वायर जो है तो ई वाला स्क्वायर इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, तब पी स्क्वायर भी हो गया और क्यू स्क्वायर भी हो गया बराबर। अब यहाँ पर जो है अगला स्टेप में क्या है कि इसको तिरछा गुना कर दे, क्यू स्क्वायर को 2 से गुना कर दिए, एक को पी स्क्वायर से गुना कर दिए, तो क्या हो गया 2 क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। इसको आपको समीकरण 1 मान लेना है, ठीक है। इसकी आवश्यकता पड़ेगा बाद में, इसलिए 1 मान है, हमें तो इसकी जरूरत नहीं थी। अब देखिए क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर आता है तो डिवाइड में हो जाता है। डिवाइड का मतलब यही हुआ कि पी स्क्वायर 2 से विभाजित है, तब पी स्क्वायर यदि 2 से विभाजित होगा तब पी भी 2 से विभाजित होता है। यदि किसी का वर्ग कोई संख्या से विभाजित होता है तो वो भी उससे विभाजित होगा, ठीक है, किसी भी संख्या का। अब देखिए इतना तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक सब लोग बना लेते हैं। अब ये जो आगे वाला स्टेप है ना, ये वाला बहुत लोग भुलाते हैं कि यहाँ p बराबर मानना है पुनः कि q बराबर मानना है। तो आपको जिसका यहाँ पर जो ई वाला में लिखे रहते हैं तो इसी के बराबर मानना था, पी स्क्वायर के बराबर में लिखे है ना, तब पी स्क्वायर बराबर मानना है, क्योंकि अब पी स्क्वायर का इसमें कोई काम बचा हुआ नहीं है। क्यू स्क्वायर के तभी कुछ करवे नहीं किया, इसलिए क्यू स्क्वायर को नहीं बराबर नहीं मानना है, आपको पी बराबर मानना है, ठीक है। तो पुनः मान लिया पी बराबर क्या हो गया 2c। अब जो है पी का मान समीकरण 1 में रख दिया। हाँ अच्छा काय जी उसका क्या शर्त फिर रहा है, अच्छा ठीक रुको इसको खत्म कर लेने दो, इसके बाद आते हैं, शांत रहो। अब देखिए यहाँ पे पुनः मान लिया कि p बराबर 2c, ठीक है। तो अब समीकरण 1 लिख लेंगे यहाँ से देख करके, 2p स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर, तो 2q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर कर लिए। अब यहाँ पर क्या हो गया जो है p के जगह पर 2c रख दिए, क्योंकि p के मान 2c है ना, तो 2c रख दिए। पहले ही यहाँ पर ध्यान से पढ़ाना है। यहाँ पर रखने के बाद क्या होगा, यहाँ पर जो है सबसे पहले ई स्क्वायर है, तो ई वाला स्क्वायर इसके लिए भी और इसके लिए, दोनों के लिए स्क्वायर का काम करेगा। तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर होगा तो कितना होगा 4 हो जाएगा, और c का स्क्वायर c स्क्वायर हो गया। अब देखिए हुआ क्या कि ई वाला अभी इधर गुना में इधर आता तो बटा में होता ना, तो 4 बटा में 2 हो जाता, तो बिना लाए ही हम लोग काट दे, 2 का 2 और 2 दूना 4। इसके बाद जो है यहाँ पर एरो का चिन्ह लगा लेना है, आप लोग हो सकता है आप लोग ही नहीं लगाए, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे ये 2 यहाँ पर बच जाता, अब 2 इधर इसके नीचे आ जाएगा, नीचे ही आता है इधर से, तो अब की स्क्वायर 2 से अब डिवाइड हो गया। तो यहाँ पर जो जैसे इधर लाए थे वैसे इसको बस कुछ नहीं किए, यहाँ पर LHS को RHS और RHS को LHS कर दिए। यहाँ पर क्या हो गया की स्क्वायर 2 से विभाजित, बटा का मतलब होता है विभाजित करना, तो इसलिए q भी 2 से क्या होगा विभाजित होगा। अब जो ई वाला बातें लिखे है ना, क्या लिखे है समझ लीजिए तब इसको पढ़ेंगे। ये लिखे है कि p स्क्वायर और q स्क्वायर, या p और q दोनों किससे विभाजित था 2 से विभाजित था। तो कोई संख्या जो है एक ही संख्या से विभाजित हो जाता है, तो जो संख्या से विभाजित होता है उसको उभयनिष्ठ कहते हैं। उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन,
तो यहाँ देखो p भी 2 से विभाजित हुआ और q भी 2 से विभाजित हुआ। तो यही बात लिखे कि p तथा q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कि दोनों में भाग लगने वाला, ठीक है। तो दोनों में भाग लग जा रहा है, p में भी लग जा रहा है और q में भी लग जा रहा है। तो जिसमें भाग लगता है वो कैसन संख्या रहता है, परिमेय संख्या रहता है। अपरिमेय संख्या में भाग नहीं लगता, परिमेय संख्या में भाग लगता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है p तथा q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन हमारी मान्यता गलत है कि √2 एक परिमेय संख्या, हम लोग विपरीत न माने थे। तब विपरीत माने थे वही वाला बात लिखना, ई वाला सब क्वेश्चन जितना क्वेश्चन अपरिमेय संख्या सिद्ध करना रहता है उस सब में ई वाला लिखना होगा। लेकिन हमारी मान्यता गलत है, ये बात सब में लिखना है, ठीक है, कि √2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए विरोधाभास के नियम से √2 एक अपरिमेय संख्या। जैसे हम लोग √2 को परिमेय सिद्ध कर दिए, तो लेकिन यहाँ पर परिमेय तो √2 होता नहीं है, इसलिए जो है इस विरोधाभास के नियम से √2 को हम लोग बोल सकते हैं कि अपरिमेय संख्या है। और आपका अब सिद्ध हो गया, इतना ही करना होता है। समझ में आया सब लोगों को? यदि समझ में आ गया आप लोग उतार लिए सभी लोग। तो अब देखिए प्रश्न बदल जाएगा, क्या हो जाएगा कि √3 को आप सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको करने के लिए क्या करना होगा, आप लोग इतने में सब हो जाएगा। यहाँ पर √3 लिख दिए, अब यहाँ पर कितना लिख देंगे √3, तो यहाँ पर कितना लिख देंगे √3, रूट से कट गया, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ पर कितना होगा 3 हो जाएगा, यहाँ पर फिर कितना होगा 3 होगा, यहाँ पर कितना होगा 3 होगा। फिर यहाँ पर जहाँ पर यहाँ पर फिर कितना हो जाएगा, यहाँ देख लो, यहाँ पर बोले थे ना कि यहाँ 3 रहता है तो 3 मानना है, 2 रहता है तो 2 मानना है, अभी यहाँ 3 मान लिए। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 है तो 3, अरे यहाँ पर भी 3 है तो 3, यहाँ पर भी 3 है तो 3। अब यहाँ पर देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 6 होता है, स्क्वायर 9 होगा, ठीक है। अब इसको काटिए, 3 का 3, 3 3 के 9। तो यहाँ पर अब जो बटा इधर आएगा तो 3 हो जाएगा ना, बातचीत नहीं करेंगे, 3 हो जाएगा। अब देखिए ये वाला जो है इधर बस बदल दिया, आगे पीछे कर दिया है। अब यहाँ पर कितना लिखना होगा हमको 3 लिखना होगा, यहाँ भी कितना लिखना होगा 3 लिखना होगा, यहाँ भी कितना लिखना होगा 3 लिखना होगा, और यहाँ भी कितना लिखना होगा 3 लिखना होगा, और यहाँ भी कितना लिखना होगा √3 सिद्ध कर दी, हो गया, कहानी खत्म। √5 के करना है तो फिर 5 वाला पढ़ देना है, 7 के करना है तो 7 वाला कर देना। तो एक क्वेश्चन अगर आप बनाने सीख गए तो कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन एक ही जैसा बनेगा। तो इसलिए एक ही क्वेश्चन को आप 10 बार बना लेना घर पर, हाँ 10 बार बना लेना, 10 बार बनाने में क्या होता है, तो इसलिए जो है बना लीजिएगा, आपका जो है बार बार लिखिएगा तो याद हो जाएगा, वो कहानी खत्म है। चलिए लिखिए जल्दी से, √3 को सिद्ध कीजिए। प्रश्न संख्या 3 में क्या है, इसका टाइप अलग है, क्या टाइप है, तो माइनस प्लस इसमें लगा हो रह सकता है, यहाँ माइनस रह सकता है या फिर प्लस रह सकता है, जैसे कि 5 माइनस √3, या फिर लिखल रह सकता है 5 प्लस √3। तो आप लोग 9वीं क्लास में पढ़े थे, बातचीत नहीं करेंगे आप लोग, बातचीत नहीं खत्म होता है, क्या होता है। तो देखो 9वीं क्लास में आप लोग पढ़े थे कि कोई भी परिमेय संख्या अगर है उसमें अपरिमेय संख्या जोड़ दिया जाए तो भी, घटा दिया जाए तो भी, गुना कर दिया जाए तो भी, या डिवाइड कर दिया जाए तो भी वो अपरिमेय संख्या हो जाता है। 9वीं क्लास में आप लोग सीखे थे कि कोई जैसे मान लो कि परिमेय संख्या है और ये मान लो कि रूट अगर लग गया तो ये अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या में कोई भी जोड़ भी दो तो ये क्या हो गया, ये जोड़ इसका पूरा अपरिमेय संख्या हो गया। अगर इसमें कुछ घटा दो तो ये पूरा क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। ये √2 में कुछ से गुना कर दो तो नहीं, तो मान लो कि 3 से गुना कर दे तो 3 √2 हो गया ना, तो ये भी अपरिमेय संख्या हो गया। √2 में या तो मान लो किसी में भाग लगा दो अपरिमेय संख्या, तो भी वो क्या हो जाएगा आपका अपरिमेय संख्या। ये आप लोग पढ़े थे 9वीं क्लास में, ठीक है। तो वहां पर जो ये सबका जोड़ घटाव बहुत बढ़िया से पढ़े थे।
आपको यहाँ पर सिद्ध करना है कि 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर लिखा रहेगा सिद्ध करे कि बढ़िया से लिखते हैं, सिद्ध करें कि 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो कैसे होगा, इसको सॉल्व करना है। और जैसे पिछले प्रश्न में हम लोग माने थे ना, इसके जस्ट विपरीत की परिमेय है, अपरिमेय सिद्ध करना था, हम क्या मान लिए थे, परिमेय संख्या। तो यहाँ पर लिखेंगे मान लिया कि 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है। आपको ठीक विपरीत मान लेना कि मान लिया कि 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है। लिखेंगे नहीं, थोड़ा समझ लो, इसके बाद लिखना, ज्यादा तेज मत बनो, पहले समझ लो इसके बाद लिखना। घर पर तो होमवर्क देंगे लिखने के लिए, अपने से बनाने के लिए ना, तो फिर कहाँ उतारते चलते हैं। अब देखिए, इसलिए इसको क्या कर सकते हैं, 5 माइनस रूट 3 बराबर p बटा में q। जैसे उसमें माने थे वैसे इसमें भी मानना है, और वैसे ही इसमें भी करना है। तो ये एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या को p बटा q लिख सकते हैं, तो लिख दिए 5 माइनस रूट 3 बराबर p बटा में q, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए जो है रूट 3 बराबर क्या होगा, माइनस रूट 3 बराबर हो जाएगा p बटा में q, और ई वाला प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में होगा। तो ऐसे काहे नहीं करता है, ये रूट 3 को इधर ले जाते हैं, ये सब के ले जाता है, माइनस प्लस वाला झंझट खत्म हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करेंगे हम लोग। 5 ई p बटा q किधर ले जाते हैं, लेकिन ई माइनस में हो जाएगा ना, वह वाला ठीक है। माइनस रूट 3 बराबर p बटा में q, आई प्लस में इधर आएगा था माइनस में हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर इस माइनस को चिन्ह को भी उधर ले जाओ, तो माइनस के चिन्ह को उधर ले जाएंगे तो क्या करना होगा, इधर भी माइनस से गुना, इधर भी माइनस से गुना, हो सकता है ना। तो या तो -1 लेके समझ के ले चलो, या फिर माइनस इधर भी गुना कर दो, माइनस से इधर भी गुना कर दो, दोनों तरफ। तो माइनस से गुना करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब इधर माइनस से गुना कर दो, तो इधर माइनस से गुना कर देंगे तो क्या होगा बताइए, ई वाला माइनस में हो जाएगा, ई वाला प्लस में हो जाएगा, p बटा में q हो जाएगा। अब देखिए भिन्न का जोड़ बना दीजिए, तो भिन्न का जोड़ बना दीजिएगा तो क्या होगा यहाँ पर बताइए, इसका एलसीएम अगर हम लोग करेंगे, ये कैसे माइनस, अब इसका जो है इसका एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 1 होगा। तो 1 होगा तो यहाँ पर कितना होगा, माने q होगा, तो 5q हो गया, माइनस इसमें भाग लगाएंगे 1 आएगा, 1 का यहाँ कितना होगा p होगा, इधर तो रूट से नहीं है, एरो का लेते चलना होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, 5q माइनस p बटा में q। तो 5q p ये सब पूर्णांक है, कैसा संख्या है, पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या आप लोग पढ़े होंगे, जब चैप्टर स्टार्ट किए थे तो उस समय जो है सब संख्या आपको बता दिए थे कि पूर्णांक संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, सब पढ़े थे ना। तो अब यहाँ पर लिखना, यहाँ अच्छा बताओ, पूर्णांक संख्या जो है परिमेय संख्या होता है कि नहीं, पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होता है ना, आप लोग पढ़े हैं। तो ये देखो ये सब पूर्णांक संख्या है, यहाँ 5q तथा p सभी कैसा संख्या है, सभी पूर्णांक है, पूर्णांक है। इसलिए 5q माइनस p बटा में q परिमेय संख्या है। इसलिए जो है यहाँ 5q तथा q s मत मान लेना ना इसको, 5 यहाँ 5q तथा p सभी पूर्णांक है, इसलिए 5q माइनस
p बटा में q परिमेय संख्या है। इसलिए √3 भी एक परिमेय संख्या होगा, जो हमारी गलत मान्यता के कारण प्राप्त हुआ है। अतः विरोधाभास लिखना है ना, विरोधाभास के नियम से 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। पहले थोड़ा सा एक बार फिर से समझ लो करना क्या है। ये आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा सब लोगों को। तो ई देखो इतना सब यहाँ 5 q तथा p सभी पूर्णांक है, तो इसलिए ये क्या हो गया परिमेय संख्या। तो ई परिमेय संख्या हो गया तो ई भी तो परिमेय संख्या हो जाएगा। जैसे हम कहेंगे कि जो है एक मान लो कि दो सामान लिए हैं, एक ये वस्तु है एक ये वस्तु है। अब दोनों का जो है दाम बराबर है, तो अगर ये 5 रुपया होगा तो 5 रुपया की होगा। अगर दाम बराबर है तो दोनों ई 5 का तो यो 5 का। तो वही हिसाब से यहाँ समझो कि ई जब परिमेय संख्या है तो इसी के बराबर ई भी है, तो ई भी एक परिमेय संख्या होगा ना। तो इसीलिए लिखे कि यहाँ 5q तथा p सभी पूर्णांक है, इसलिए 5q माइनस p बटा में q परिमेय संख्या है, इसलिए √3 भी एक परिमेय संख्या होगा, जो हमारी गलत मान्यता के कारण प्राप्त हुआ है। क्योंकि यहाँ पर हम लोग परिमेय संख्या इसको मान के बनाए, ठीक है। तो अतः विरोधाभास के नियम से 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। और नहीं तो फिर यहाँ से एक थोड़ा सा और चेंज कर सकते हैं इसका कि √3 एक परिमेय संख्या होगा, लेकिन ये थोड़ा सा इसको हम मिटा के फिर और बदल देते हैं, होगा लेकिन √3 एक अपरिमेय संख्या होता है। √3 एक अपरिमेय संख्या होता है, इसलिए विरोधाभास के नियम से 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। लिखिए आप। अब जो है सिद्ध करें कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, तो आपको ठीक इसी के समान मान लेना है। क्या यहाँ लिख देना है 3√2 एक परिमेय संख्या है। तब यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग 3√2 लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे इसको, यहाँ पर अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो इधर गुना में, इधर आएगा तो भाग में होता है, सबको पता है कि p बटा में क्या हो जाएगा 3q हो जाएगा ना। यहाँ 3 अभी गुना में है, इधर आता है तो बटा में होता है। अब देखो इसमें कुछ नहीं करना है, इतना ही करना है। यहाँ पर देखिए p है 3 है और q है, यही है ना। 3 है और p है और क्या है q है, सभी क्या है पूर्णांक है। तो सभी पूर्णांक है, इसलिए क्या होगा जो है p बटा में 3q परिमेय संख्या होगा। p बटा में 3q क्या होगा परिमेय संख्या। तो जब ई परिमेय संख्या है तो इसी के बराबर ईगो है, तो ई भी तो परिमेय संख्या होगा ना। तो इसलिए जो है √2 भी क्या चीज होगा एक परिमेय संख्या होगा।